जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग आपके सामने ज़रूर कुछ ना कुछ नया लेके मैं ज़रूर आ रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे बेशक पूछ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सअप नंबर, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। हम लोग जो सीरीज चला के रखे, ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, तो आपको ये हेल्प करेगी। मोर देन 100 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं चैनल्स पे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एफकेट का भी नोटिफिकेशन मतलब पब्लिकेशन तो हो चुका है, पर 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी। 1 जून से लेके 31 जून तक, 30 जून तक फॉर्म फिलिंग चलती है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको चीजों का अवेयरनेस अच्छे से मिल रहा होगा। और ओपला डिफेंस ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको एमसीक्यूज वगैरह मैं प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। मेरा बस एक ही मकसद है, जो गलतियां मैंने करी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो आप ना करें। दूसरी चीज, सिलेक्शन ले ले। मैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने कहीं गलतियां करी है, बट हाँ, कहीं कहीं गलतियां हुई होगी, तो वो गलतियों को आपको सुधारना है और आपको गलती नहीं दोहरानी है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनल मेरिट लिस्ट में। आपका सिलेक्शन निश्चित हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी के रिलेटेड है, हिस्ट्री 7th क्लास की एनसीईआरटी वो भी चल रही है, तो सब आपके साथ चलता रहेगा, आप निश्चित रहिए, कवर सब कुछ हो जाएगा। तो आगे बढ़े, कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन देखे गए। ये 11th एनसीईआरटी है, 11th एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। और 11th एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ये हमेशा पूछा गया, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, ठीक है ना, पूछा गया, सीएपीएफ हो। तो आपको बस इसको अच्छे से तैयार करना है। और इसका नाम, इसको बेसिकली पढ़ा जाता है क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। और इसको जोड़ा जाता है जियो मॉर्फोलॉजी में। किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो सिस्मिक वेव में दो वेव्स होती है, एक तो बॉडी वेव्स और एक तो सरफेस वेव। तो ये पीडीएफ मैं आपको जरूर टेलीग्राम पे दे दूंगा। और आपको और अच्छे से तैयारी करना है तो आप 11th की एनसीईआरटी लेके बैठिए, ये वीडियो देखते जाइए और 11th एनसीईआरटी भी देखते जाइए, साथ में लेके बैठिए, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा। वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एंड ट्रैवल थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल नीचे जो है हमारे, वो क्या है, अर्थ के वेव्स ट्रांसफर करती रहती है और वो कोई ना कोई मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होती है। व्हेन बॉडी वेव रिएक्ट द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस सरफेस वेव, सरफेस वेव ट्रैवल ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो सरफेस वेव कहाँ ट्रैवल करती है? आपके अर्थ सरफेस में। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए और आपको बस क्रक्स मैं बोलूंगा समझ में आ जाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, मत पूछिए। चलो आगे बढ़े। आप देख सकते हैं बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के अंदर दो वेव्स है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो ये कंपैरिजन कैसे कर रही है आप देख सकते हैं। और सरफेस वेव कैसी है और ये कैसी है? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से हिलाने की कोशिश कर रही है, उसे हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। और सेकेंडरी वेव्स, जिसे सॉरी हाँ, सेकेंडरी या सरफेस वेव आप बोलना चाहोगे, पर इसको सेकेंडरी वेव्स ही बोलोगे। सरफेस वेव इज अ डिफरेंट पार्ट। तो ये हो गया प्राइमरी वेव और ये हो गया सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव क्या हो रही है? एक पार्ट से दूसरा पार्ट कंप्रेशन कर रहा है, मतलब एक जो पार्ट है दूसरे पार्ट को हिलाने की कोशिश कर रहा है। बट यहां कैसा है? वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? डबल एम्पलीट्यूड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, सरफेस वेव में लव वेव्स देखने को मिलेंगी और उसके बाद रेलिंग वेव्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं डायग्राम में, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि लव वेव्स कैसे काम कर रही है, रेलिंग वेव कैसे काम कर रही है। फिर मैं बोल रहा हूं, बॉडी वेव्स में दो तरीके की वेव्स आती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स।
और सरफेस वेव में किस तरीके की वेव्स आएगी, लव वेव्स और रेलिक वेव्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखेंगे बॉडी वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो प्राइमरी वेव्स हो गया और एक तो सेकेंडरी वेव्स हो गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और द सेकेंडरी वेव्स बेस्ड ऑन व्हेन दे आर रिकॉर्डेड एट द सिस्मोमीटर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव किस पे रिकॉर्ड करी जाती है, सिस्मोमीटर पे। ठीक है, एकदम मार्क कर लेंगे। वेव्स आर फास्टर ट्रैवलिंग सिस्मिक वेव अटेंड अ स्पीड टू 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सिस्मोमीटर पे ये नापा जा रहा है तो उसकी जो मतलब स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी, और स्पीड क्या है, 5 to 14 किलोमीटर पर सेकेंड। पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स, स्टार मार्क कर लो। प्राइमरी वेव्स एक तरीके की साउंड वेव्स ही है अगर देखा जाए तो, प्राइमरी वेव सिमिलर टू द साउंड वेव्स, ट्रेवल थ्रू द गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल। तो प्राइमरी वेव किस किस में ट्रैवल कर सकती है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल में। ठीक है, और स्पीड इज रिड्यूस इन द लिक्विड एंड द गैसेस, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, सॉलिड मटेरियल में। तो सॉलिड मटेरियल कोई भी होगा तो वहां जो स्पीड होगी प्राइमरी वेव की वो फास्ट होगी, उसके बाद गैसियस और उसके बाद लिक्विड। ठीक है, सबसे अगर देखा जाए, अगर क्रमशः लगाने के लिए बोल दें, मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग लगाने के लिए बोल दिया जाए तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो सॉलिड से ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स, इसको और क्या बोला जाता है, प्राइमरी वेव को कंप्रेशनल वेव्स। ट्रैवल थ्रू अ मीडियम ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, particle is subject to p wave, move in the same direction, wave is a traveling wave। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर क्वालिटी अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ या मेरा कोई भी टॉपिक पढ़ाया हुआ, तो बेशक आप मुझे कमेंट करिए। और दूसरी चीज है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करिए, बढ़ाइए, बच्चों तक रीच पहुंचनी चाहिए, यही मेरा मकसद है। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सी वेव आएगी, प्राइमरी वेव। ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है ना, हाँ वो तबाही मचाती प्राइमरी वेव। उसकी स्पीड क्या है, 5 टू लेके 14 मतलब बोल सकते हैं पर सेकंड के हिसाब से, 5 to 14 पर सेकंड के हिसाब से आती है। और ये कैसे आती है, 3.5 to 7.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये भी सेकंड के हिसाब से आती है। वेव्स हैव द स्पीड लोअर देन द प्राइमरी वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स का क्या देखा था, 5 to 14 किलोमीटर पर सेकंड। एकदम एनसीईआरटी का डाटा है, इधर उधर भागना नहीं है। और ये किस में ट्रैवल कर सकती है, सिर्फ सॉलिड में। तो प्लीज क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए, और यहां से डैम सारे क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो क्या है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है। ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव, इसको और क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। ये अप और डाउन मोशन करती है, मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे 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 ट्रैवल करती है, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ऑल्सो कॉल्ड शेयर वेव्स, इसको और क्या बोला जा सकता है, शेयर वेव्स, डिफॉर्म एंड चेंज मटेरियल थ्रू विच दे पास, ऑल्सो कॉल्ड शेयर वेव्स। लास्ट टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस, सबसे लास्ट में आती है अर्थ सरफेस के ऊपर, कौन सी, सेकेंडरी वेव्स। मोस्ट वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव वेव है सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो सबसे खतरनाक, देखिए सबसे पहले अगर भूकंप आया तो प्राइमरी वेव आएगी, प्राइमरी वेव आएगी चली जाएगी, पर थोड़ी देर बाद जब सिस्मिक वेव आएगी, या सेकेंडरी वेव्स हम जिसे बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी वेव्स क्या करेगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट करेगी, बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी, और सेकेंडरी वेव की वजह से बिल्डिंगें गिर जाती है। ठीक है, कॉज डिस्प्लेसमेंट रॉक्स एंड कोलैप्स द स्ट्रक्चर ऑफ द अकॉर्ड्स, मतलब नीचे का जो
बोल सकते हैं ढांचा है, कंक्रीट है, उसको हिला देती है, जिस वजह से सेकेंडरी वेव्स सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव मानी जाती है। ठीक है, और स्पीड्स वगैरह सब मैंने क्लियर कर दिए। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट एट अ इजी वे। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग सब हमारी ही करतूत है, भुगतना तो जरूर पड़ेगा हमें। अब आ जाते हैं लव वेव्स। लव वेव्स और रेलिंग वेव्स, दो तरीके की वेव्स है। तो सबसे पहले लव वेव्स, तो AEH लव के नाम पे ये मैथमेटिक्स थे जो कि प्रेडिक्ट किया सबसे पहले 1911 के अंदर लव वेव्स। ठीक है, तो लव वेव्स AEH लव के द्वारा, और ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिसने सबसे पहले लव वेव देखी। फास्टेस्ट सरफेस वेव है ये क्या है? फास्टेस्ट सरफेस वेव है। मूव ग्राउंड इनसाइड एंड इनसाइड, ये क्या करती है? अंदर ही अंदर नीचे की तरफ ग्राउंड पे स्लाइड करती रहती है। नेक्स्ट, रेलिक वेव, नेम आफ्टर द लॉर्ड लेरिक हु डिस्कवर्ड 1885। तो रेलिक वेव 1885 में डिस्कवर करी गई थी। वेव रोल ओवर ग्राउंड लाइक वेव्स इन ओशन ऑन द सी। तो रेलिक वेव क्या करता है? ओशन और सीज के अंदर क्या करता है? ऊपर नीचे पानी को करने की कोशिश करता है, मतलब फ्लो बढ़ाता है, वेव जनरेट करता है। कौन करता है? रेलिक वेव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेव जनरेट कौन करता है आपके ओशंस के अंदर, सी के अंदर? तो रेलिक वेव्स। ठीक है, कॉजेज ग्राउंड टू मूव अ इलिप्टिकल मोशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा शैडो जोन वगैरह। अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड इन अ सिस्मोग्राफ एट द फार ऑफ द लोकेशन। ठीक है, तो अर्थ क्विक जब आता है तो रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा? सिस्मोग्राफ पे। एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। तो कुछ ऐसी जगह है जहां वेव्स रिकॉर्डेड नहीं करी जाती, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, लव वेव हो या रेलिंग वेव हो। सच अ जोन इज कॉल्ड शैडो जोन। जहां आपको वेव्स डिटेक्ट नहीं करी जाती उसको क्या बोलते हैं? शैडो जोन। ठीक है, शैडो जोन ऑफ एस वेव इज लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो शैडो जोन 40% तक एग्जिस्ट करता है मतलब एस वेव्स के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स के अंदर। चलो आगे बढ़े, यहां तक आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी चीज। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये रहा आपका एस वेव का शैडो जोन, ये रहा शैडो जोन 103 से लेके पूरा आप देख सकते 103 तक आपका शैडो जोन, उसके नीचे पूरा शैडो जोन है। प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन 103 से लेके 142 तक है डिग्री। ठीक है, आपको कहां देखने को मिलेगा? 103 से लेके 142 डिग्री तक आपको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी वेव का शैडो जोन। ठीक है, आई होप सो समझ सकते हो आप। ये रहा कोर आप देख सकते हो। उसके बाद 42 से ये वाला जो एरिया है ये रिसीव करता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इसलिए बताया गया है कि आप इजी वे में समझ सको कि शैडो जोन का 40% तक एरिया जो है, या सेकेंडरी वेव्स के अंदर वो 40% तक का एरिया है जहां हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सेस्मिक वेव्स को। और यहाँ कितना है? 103 से लेके 142 डिग्री तक प्राइमरी वेव्स में हम लोग क्या नहीं कर सकते? सिस्मिक वेव डिटेक्ट नहीं कर सकते। आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो ये चार्ट से और समझ में आ जाएगा आपको। क्राइटेरिया प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव। टाइम टू रीच ऑफ द अर्थ सरफेस, दे आर फर्स्ट टू स्ट्राइक एंड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है और कहां आती है? क्रस्ट ऑफ द अर्थ। सेकेंडरी वेव इज अ प्राइमरी वेव और कम इन द सेकेंड और रीच द अर्थ क्रस्ट। ये भी कहां आती है? अर्थ क्रस्ट पे आती है। रीच द अर्थ क्रस्ट लास्ट, तो सबसे लास्ट में कौन आती है? सरफेस वेव। वेवलेंथ, द वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट। तो प्राइमरी वेव का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। सेकेंडरी वेव्स का मीडियम होता है और सरफेस वेव का क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़े, देखेंगे आप डायरेक्शन, इट स्ट्राइक पैरेलल डायरेक्शन टू द रॉक एंड द टेमर। ओके, ये स्ट्राइक राइट एंगल में करता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और एक्ट्स एज अ ऑब्लिक्यूल मूवमेंट थ्रू द डिफरेंट मटेरियल। कौन कौन से मटेरियल में? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो क्या है ये आपका? प्राइमरी वेव्स। सॉलिड में तो सेकेंडरी वेव्स, और कैन मूव ओनली द सॉलिड मटेरियल। तो सॉलिड मटेरियल में और कौन घूमता है? सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव, सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव। स्पीड देख सकते हैं, 5 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकेंड है, इसका 3.5 टू 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और ये जो होती है 3 टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मतलब सबसे स्लो होती है कौन सी? सरफेस वेव। सरफेस वेव के अंदर दो वेव्स आती है, रिलिक वेव और लव वेव। ठीक है, तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो पॉज करके। चलो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के स्ट्रक्चर देखना भी अनिवार्य है कि अर्थ के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करेगी। तो साइंटिस्ट हैड डिवाइडेड अर्थ इनटू कॉन्सेंट्रेटिक लेयर बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड ऑफ द सिस्मिक स्टडीज। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? सिस्मिक स्टडीज के द्वारा क्या किया हुआ है? कुछ डाटा निकाला और डाटा के हिसाब से हमने क्राइटेरिया सेट किए हुए। तो कुछ कारण है, देखिए अर्थ के अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ चीजों से हम लोग क्या है अर्थ के बारे में जानते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर लेवल वगैरह से भी हमको पता चलता है, मीटियोर्स वगैरह से पता चलता है, ठीक है, मून से भी हमको पता चलता है। तो 3 मेन लेयर है, तो वेरी थिन एंड ब्रिटल आउटर शेल कॉल्ड क्रस्ट, मिडिल शेल नेम्ड एज अ मेंटल एंड द इनर कोर। तो धीरे धीरे देखेंगे, तो एक एक पॉइंट है। कोर अकाउंट most half of the earth radius but only the 16.1 earth volume। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे? कोर, सबसे नीचे। most of the earth volume is 82.5% mantle and only small fraction of the crust। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? क्रस्ट, मतलब जहां आप हो और उससे 2, 5, 10 किलोमीटर नीचे क्रस्ट। उसके बाद क्या आएगा? मेंटल, और उसके बाद आएगा कोर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है? मेंटल है, सबसे कम क्या है? क्रस्ट है, और सबसे अगर बीच का पूछा जाए तो कोर है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्रस्ट, अपर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है? क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट किसका? अर्थ सरफेस का। आराम से समझिए, कोई घाई नहीं है, रिलैक्स होके समझना, वीडियो को 2-4 बार देखना, समझ जाएगा। अपर मोस्ट एंड द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ब्रॉड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जैसे इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपसे पूछा जाएगा इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो क्रस्ट के अंदर। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट। यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रेनाइटिक फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क्स, और यहां ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? सियाल। सियाल का मतलब क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो धरती के कौन से पार्ट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, अर्थ के कौन से सरफेस पे आपको सियाल मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम? तो अपर क्रस्ट में मिलेगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, और यकीन नहीं है तो क्वेश्चन पेपर जाके देख लीजिए प्रीवियस ईयर। अब यकीन करो या ना करो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब आ जाते लोअर क्रस्ट। 3 तरीके के क्रस्ट है, जैसे एक क्रस्ट हो गया, उसके नीचे अपर क्रस्ट, उसके नीचे लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट के अंदर सियाल मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट लोअर क्रस्ट, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा, इसे बोलते हैं सीमा। तो क्रस्ट के अंदर जो लोअर क्रस्ट होगा वहां क्या मिलेगा? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, यहां तक समझ में आए। और यहां ज्यादातर आपको बेसाल्टिक रॉक्स मिलेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा बेसाल्टिक रॉक कहां मिलेंगे? तो लोअर क्रस्ट के अंदर। फिर पढ़ रहा हूं,
क्रस्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे अपर क्रस्ट जहां सियाल मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम, उसके बाद लोअर क्रस्ट जहां सीमा मिलेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। डेंसिटी देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ सियाल इज लोअर डेंसिटी एज कंपेरिजन टू ओशनिक क्रस्ट ऑफ द सीमा। तो सीमा का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम का डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोटिंग हायर इन मेंटल देन अदर क्रस्ट बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ, ठीक है। तो ये आपको कोई नहीं पूछने वाला। दूसरा, थिकनेस, एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द 5 किलोमीटर वेयरएज कॉन्टिनेंटल इज 30 किलोमीटर। मतलब ओशन में ये 5 किलोमीटर तक है क्या क्रस्ट, और कॉन्टिनेंट में ये 30 किलोमीटर तक की लेयर है। ट्रांसेक्शन बिटवीन सियाल एंड सीमा इज कॉल्ड द कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, स्टार मार्क लगा लो। सियाल और सीमा के बीच वाला जो एरिया है उसे कॉनरेड डिसकंटिन्यू बोला जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, मार्क करके पढ़ना है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं। अब आ जाते हैं मेंटल। मेंटल लाई बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, मतलब यहां क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे मेंटल और उसके बाद कोर, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं मेंटल। मेंटल एग्जिस्ट फ्रॉम द मोहस डिसकंटिन्यूटी, इसको क्या बोला जाएगा, मोहस डिसकंटिन्यूटी। तो इसका डेप्थनेस कितना है, 2900 किलोमीटर के लमसम इसका डेप्थ है। मेंटल कंपेस मिनरल लाइक पैरोक्सिन्स, ओलिविन्स, गेरनेट, पेलोक्लेस एंड एम्फीबोलाइट। तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा यहां मेंटल के अंदर, पैरोक्सिन, ओलिवियन, गेरनेट, पेलोग्लेसियस और एम्फीबोलाइट। तो ये पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़े। अब अपर मेंटल देखना है और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो कि 403 से लेके 660 किलोमीटर के लमसम, यहाँ का टेम्परेचर 500 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक आपको देख, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। अपर मेंटल इज मोर विस्कस देन द मेंटल इज लेस प्रेशर देन द लोअर मेंटल। विस्कस मतलब जहां गाढ़ापन ज्यादा है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा है। लोअर मेंटल 650 से लेके 2891 किलोमीटर तक आपको लोअर मेंटल दिखेगा, और ये बहुत गर्म है, मच हॉटर, और इसका टेम्परेचर है 3300 से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस तक। और यहां सिस्मिक डिसकंटिन्यू को क्या बोला जाता है, रेपिटी या रेप्टी डिसकंटिन्यू, अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर और लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल और ये हो गया लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच को क्या बोला जाएगा, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई होगी, आप नोट्स लेके बैठिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और 11th क्लास की एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया, बट आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ाई कभी भी आपके बुक्स वगैरह लेके बैठना चाहिए। नेक्स्ट, एस्थेनोस्फीयर। अपर मेंटल कंटेन द वीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। जो ऊपर वाला पार्ट है अपर मेंटल है, वो कमजोर जोन है, उसे एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। ये 400 से लेके 500 किलोमीटर का सरफेस। प्राइमरी सोर्स ऑफ मैग्मा, दे फ्लो आउट द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है मैग्मा कहां से निकलता है, तो एस्थेनोस्फीयर से निकलता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, कॉल्ड एज कलेक्टिवली लिथोस्फीयर, ठीक है। तो बस इतना सा याद रख लो, ज्यादा आप याद मत रखो, क्योंकि कैसा है, ज्यादा ब्रेन को तकलीफ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी।
इतना सब कुछ समझा दिया है मैंने, अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए आपको। ठीक है, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है ये देख सकते हैं। लिथोस्फीयर आ गया आपका, रिप्टी डिसकंटिन्यू आ गया, ये अपर मेंटल, कॉनरेड डिसकंटिन्यू, मोहर डिसकंटिन्यू, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यू, लेहमन डिसकंटिन्यू, इनर सॉलिड कोर। ठीक है, क्लियर ऑल दिस पॉइंट? आई होप सो क्लियर। अब आ जाते कोर, अब सबसे लास्ट बचा है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे अपर क्रस्ट, उसके नीचे लोअर क्रस्ट, उसके बाद आएगा मेंटल, मेंटल के नीचे अपर मेंटल, उसके नीचे लोअर मेंटल, अब इसके नीचे क्या आएगा? कोर। ठीक है, अब कोर में भी इनर कोर आउटर कोर है। तो कोर जोन जो एग्जिस्ट करता है 2900 किलोमीटर से लेके अप्रोक्स 6371 किलोमीटर तक ये वेरी करता है। और ये कहां दिखेगा आपको? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहां बोला जाएगा? मेंटल और कोर की बाउंड्री को, जो है मेंटल है और ये कोर है, इसके बीच वाली बाउंड्री को क्या बोला जाएगा? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि इसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर की। और यहां क्या देखने को मिलेगा? कोर में नाइफ, क्या देखने को मिलेगा? नाइफ, नाइफ मतलब क्या? निकल और आयरन। ठीक है, आपको कोर में क्या देखने को मिलेगा? निकल और आयरन। पहले सियाल फिर सीमा, मतलब क्रस्ट में क्या मिल रहा है? सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या देखने को मिलेगा? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और लास्ट में क्या बचा है आपका? कोर। तो कोर में क्या देखने को मिलेगा? नाइफ, नाइफ मतलब निकल और आयरन। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। अब देखो आउटर कोर, जिसकी थिकनेस 2200 किलोमीटर तक की है और रेंज टेम्परेचर क्या होगा? 4500 से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी देख सकते हैं और सिग्निफिकेंस है आउटर कोर प्राइमरी रिस्पॉन्स टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटर कोर जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। नेक्स्ट इनर कोर, कंपोजिशन मेनली एट द आयरन। ठीक है, यहाँ क्या देखने को मिलेगा? इनर कोर में आयरन, टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस, और यहां ज्यादातर आपको सॉलिड देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट इजीली और अकॉर्डिंग टू माय परसिफरेंस। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक था जिसमें मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है, और मैं बस आशा यही करूंगा आपसे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू ऑल।